क्रिमिनल केस में डाइंग डिक्लेरेशन आपने खूब सुना होगा। डाइंग डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, एविडेंस में कितना महत्व रखता है, किसी को सजा दिलवाने में इसका कितना बड़ा हाथ होता है, कितना बड़ा भूमिका होता है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है मरने से पहले किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान उसके मृत्यु के संबंध में। इसी को हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को का मर्डर होता है या अननेचुरल डेथ होता है और डेथ से पहले वो व्यक्ति यदि कुछ बताता है कि हाँ हमारे मृत्यु का कारण, या किसी व्यक्ति पे वो संदेह जताता है या किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, तो ऐसे वक्तव्य, ऐसे स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में हम आज डिटेल जानेंगे कि आखिर क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें हम एक केस की भी चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन का कितना असर था और डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पे कोर्ट ने क्या कहा, डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट ने कैसा एविडेंस बताया। तो हम डिटेल में जानेंगे इसमें आज। तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी व्यक्ति का अननेचुरल डेथ जब होता है और वो मरने से पहले जो अपने मृत्यु के कारण, संभावना के बारे में जो भी व्यक्त करता है, जो भी बताता है, उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। उस स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। उसमें वो बताता है कि किसने उसकी ये हालत करी है, किसने उसे मारा है या किसने उस पर गोली चलाई है, किसने उस पर हमला किया है। यदि ऐसा स्टेटमेंट वो देता है तो ऐसे स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। नॉर्मली डाइंग डिक्लेरेशन एक वीक एविडेंस माना जाता है, इसलिए कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट देता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, वो तो मर गया। और बिना क्रॉस एग्जामिनेशन किए हम किसी तथ्य पे नहीं पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी दुश्मनी के कारण, किसी रंजिश के कारण भी कुछ ऐसा बयान दे दिया हो, या सुना सुनाया बयान दे दिया हो, या किसी ने उससे पहले कह दिया कि हाँ फलाना को देखा है मैंने, फलाना था, तो उसके आधार पे वो बयान दे दिया हो। तो इस डाइंग डिक्लेरेशन के बयान को बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं माना जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन का बयान साथ में जब कोई सपोर्टिव एविडेंस उसमें लगा हो और सेम चीज वो दोनों इंगित कर रहा हो, तब जा करके ये बयान स्ट्रॉन्ग बनता है। अदरवाइज ये एक वीक पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है। अब बात है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो कई तरह का होता है। उसके आधार पे उसकी गहराई या उसकी निष्पक्षता या उस पर जो भरोसा कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कि कितना भरोसेमंद है या कितना रिलायबल है। तो किस प्रकार से वो डिक्लेरेशन दिया गया है, किस स्थिति में दिया गया है, इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि आखिर ये डाइंग डिक्लेरेशन कितना ज़्यादा रिलायबल हो सकता है एज ए एविडेंस। तो पहली बात, डाइंग डिक्लेरेशन नॉर्मली दो प्रकार का होता है। पहला मौखिक, यदि आपने किसी को बता दिया, अपने घर वालों को, पुलिस वालों को, मजिस्ट्रेट को, डॉक्टर को, किसी को भी बताया हो, पब्लिकली आपने बता दिया हो कि हमें मरने से पहले कि हमें इसने मारा है, मैंने इसने देखा, इसने मुझे मेरे ऊपर गोली चलाई, इसने, तब वो डाइंग डिक्लेरेशन एक होता है। ये मौखिक हो गया। कभी कभी डाइंग डिक्लेरेशन लिखित भी होता है। यदि आपने मरने से पहले वो लिख गया हो कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये लोग थे और फलाना फलाना मुझ पर गोली चलाई है, फलाना फलाना मेरे साथ घटना हुई है, तो ये ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो लिखित में होता है। अब बात आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन, इस बात पे भी उसकी रिलायबिलिटी निर्भर करती है कि वो किसके समक्ष दिया गया है। यदि डाइंग डिक्लेरेशन फैमिली मेंबर के किसी सदस्य को दिया गया हो, जैसे माँ को, पिताजी को, भाई को, बहन को,
और मौखिक दिया गया हो तो ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन पे भरोसा थोड़ा कम किया जा सकता है। जैसे हो सकता है कि उसे वो ज़बरदस्ती ट्विटरिंग करके ये दिलवाया गया हो, उसके दिमाग में डिक्लेरेशन देने से पहले कुछ भर दिया गया हो। तो ऐसे डिक्लेरेशन जो कि केवल अकेले परिवार सदस्यों के बीच में दिया जाता है, तो ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन को थोड़ा सा वीक माना जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही वीक माना जाता है। दूसरा डाइंग डिक्लेरेशन, यदि आप पूरे पब्लिक के सामने आप डाइंग डिक्लेरेशन देते हैं जहां 10, 20, 50 आदमी, अननोन आदमी जो आपको नहीं जब भी जान रहा हो, वो भी सुन रहा है, वो भी जान रहा है, तो ऐसे एविडेंस को थोड़ा सा ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। तीसरा एविडेंस होता है कि यदि आप मजिस्ट्रेट के सामने आपने बयान दिया हो मरने से पहले। चौथा हो सकता है कि डॉक्टर को आपने बताया हो। तो ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो कई तरह से हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है इसकी रिलायबिलिटी कि आपने ये किसके समक्ष बयान दिया है। डाइंग डिक्लेरेशन में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब आप डाइंग डिक्लेरेशन दे रहे हैं तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। हो सकता है कि आपके ऊपर मानसिक स्थिति, मानसिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, दवा का असर ज़्यादा हो, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, और या आपको किसी ने बहकावे में या किसी ने ट्विटर करके आपसे बुलवाया हो, तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये डाइंग डिक्लेरेशन का जो रिलायबिलिटी है इस पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन की रिलायबिलिटी के लिए इन सब चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन किस परिस्थिति में दिया गया है, किसके सामने दिया गया है, उस समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये सब भी बातें ध्यान में रखा जाता है। इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होता है। यदि ये सब बातें सही है तभी डाइंग डिक्लेरेशन के जो स्टेटमेंट हैं उसको एक अच्छा पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है या इसको कोर्ट में ये एडमिसिबल होता है। अब मैं एक केस की चर्चा करने जा रहा हूँ जो मध्य प्रदेश का एक केस है। इसमें एक व्यक्ति का मर्डर होता है और मर्डर के बाद जब वो हॉस्पिटल जाता है तो वो अपनी माँ को बताता है कि फलाना फलाना व्यक्ति ने मुझे का इसमें हाथ है और उसने मुझे मारा है। उसी आधार पे एफआईआर होता है। एफआईआर होने के बाद उस पर मुकदमा चलता है और ट्रायल कोर्ट उस डाइंग डिक्लेरेशन, मेयर डाइंग डिक्लेरेशन जो कि उस मृतक ने अपनी मां को दिया था, उसके बेसिस पे उन अपराधियों को सजा सुना देती है। इसके बाद मामला हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल जजेस हैं वो इस सजा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि इन अपराधी के खिलाफ केवल एक एविडेंस है, वो है डाइंग डिक्लेरेशन, और डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो मृतक ने अपनी मां को दिया है जो कि उनका ब्लड रिलेशन में है। डाइंग डिक्लेरेशन ये कितना सही है कितना गलत है इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा इस डाइंग डिक्लेरेशन के साथ कोई भी सपोर्टिव एविडेंस नहीं है जो इस डाइंग डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट है या ये बताता हो कि हाँ इसने ही अपराध किया है। कोई दूसरा एविडेंस नहीं है, कोई और भी सपोर्टिव एविडेंस नहीं है, और केवल डाइंग डिक्लेरेशन जो उसकी मां को दिया गया था उसके आधार पर किसी भी एक्यूज्ड को सजा दे देना ये कतई मंजूर नहीं है, ये कतई उचित नहीं है। और ये कहते हुए हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और उन अपराधियों को बरी कर दिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई करी। केस का टाइटल था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रमजान खान एंड अदर्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक आदमी का मर्डर होता है, सामने कुछ अपराधी है और उसके खिलाफ एक ही एविडेंस है, वो एविडेंस जो कि डाइंग डिक्लेरेशन, और वो डाइंग डिक्लेरेशन जो मृतक ने अपनी मां को दिया है। इसके सिवाय इस केस में उस अपराधी के खिलाफ, उस एक्यूज्ड के खिलाफ और कोई एविडेंस नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है। केवल इस आधार पे किसी भी व्यक्ति को सजा देना वो कहीं से भी उचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल, बड़ा सवाल खड़ा था कि क्या ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन को रिलायबल पीस ऑफ एविडेंस माना जा सकता है किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, जबकि उसके साथ और कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं है, इसके अलावा और कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं हुआ। तो क्या ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी व्यक्ति को सजा दिलवाने के लिए काफी है? सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसा डाइंग डिक्लेरेशन जो अपने रिलेटिव या अपने ब्लड रिलेशन को दिया गया हो, वो ऐसे ही एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है। अब यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और गौर किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिमार्केबल है। वो ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मां से पूछा कि मर्डर के बाद क्या एफआईआर आपने लिखवाया था? उसकी मां ने कहा, हाँ जी मैंने लिखवाया था। लेकिन जब एफआईआर लिखवाया गया तब एफआईआर में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हाँ, जब मृतक जो है जब हॉस्पिटल में था तो उसने ऐसा डाइंग डिक्लेरेशन दिया था या ऐसा स्टेटमेंट बोला था या इन बातों का जिक्र किया था कि उसे किसने मारा है या किसी पे शक संदेह जताया हो। जो डाइंग डिक्लेरेशन जिसके आधार पे आरोपी को सजा हो गया, उस डाइंग डिक्लेरेशन का जिक्र एफआईआर में कहीं भी नहीं था। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि चलो उस समय जब एफआईआर लिखाया जाता है उस समय जो मेंटल स्टेट जो होता है इंसान का वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन होता है। हो सकता है कि उस समय दिमाग में रह गया हो लिखवाना, दिमाग से निकल गया हो और उसमें नहीं लिखवाया गया। लेकिन जब केस का दूसरा स्टेज आता है, जब 161 सीआरपीसी का जब बयान होता है, वो एक स्टेट होता है केस का प्रोग्रेस के लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली उस 161 के बयान में भी उसकी मां ने कहीं भी ऐसा नहीं बताई, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है उस 161 के बयान में कि हाँ, उसके बेटे ने मरने से पहले हमें हॉस्पिटल में ऐसा बताया था और इन लोगों पे संदेह जताया था, उन लोगों के बारे में बताया था अपने मरने का कारण। कहीं भी ऐसा 161 के बयान में नहीं लिखा गया है। ऐसे में केवल गवाही में ये चीज कहना या आफ्टर, ये हो सकता है कि उसकी मां का आफ्टर थॉट हो और केवल कोर्ट में ऐसा आके कहना कि हाँ, मरने से पहले बेटा ने ऐसा बताया था, ये उसकी मां का हो सकता है आफ्टर थॉट हो। और ऐसे बयान के आधार पे हम किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन जो खुद संदेह के घेरे में घिरा हुआ है के आधार पर किसी को भी सजा सुनाना कहीं से उचित नहीं है। इस डाइंग डिक्लेरेशन में यह भी नहीं कहा गया है कि जब वो ऐसा मां को बता रहा था तब उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। इसका भी कहीं भी निरीक्षण नहीं किया गया है, कोई परीक्षण नहीं किया गया है कि जब ये बयान दे रहा था, मान भी लिया उसके बयान की सत्यता, तो जब ये बयान दे रहा था तब इसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, इस पे भी कहीं पे जिक्र नहीं किया गया कि हाँ, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था उस समय बिल्कुल साउंड था। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।